आज हमारे साथ खिजरी के विधायक कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस विधायक दल के उपनेता हमारे साथ राजेश कच्छप जी हैं। इन्होंने हर सवाल, चाहे विधानसभा हो, चाहे आदिवासी के लिए हो, या सरना कोर्ट के लिए हो, या पत्रकार के लिए, और हाल ही में देखे होंगे विधानसभा में एचईसी का मुद्दा जमीन के आदिवासी को लेकर बहुत उठाए हैं। आज इनसे रूबरू होते हैं। सर नमस्कार। सर आपसे जानना चाह रहे थे, आपका जो ग्राम प्रधान से जो सफर आज जो जिस मुकाम पर है, जिस तरह से आप लोगों का समस्या को हल करते हैं, इसके पीछे राज क्या है? देखिए, मेरे लाइफ जो है कि दो पार्ट में शुरू होता है। एक पार्ट जब मैं स्टूडेंट था तो मैं जॉब वगैरह के लिए मैं प्रयासरत था। फिर जॉब वगैरह के बाद पढ़ाई के दरमियान ही स्टूडेंट के यूनियन के साथ जुड़ा, आदिवासी छात्र संघ के साथ जुड़ा। उसके बाद में आपका गांव में ग्राम प्रधान बना। गांव की सेवा की, लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास मिला, और ऐसा विश्वास कि लोगों को थाना पुलिस जाने के बजाय, कोर्ट कचहरी जाने के बजाय हमारे पास में समझौता के लिए लोग आते थे। कई कैसे केस हुए ग्राम प्रधान में, जिसको हम लोगों ने गांव वालों के साथ में मिल बैठ करके उसका समाधान किया। एक मैं अपने ग्राम प्रधानी काल से भी बहुत संतुष्ट हूँ। और तत्पश्चात चूँकि राजनीतिक व्यक्ति था, उसके बाद में फिर मुझे कांग्रेस पार्टी का आपका प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। पहले युवा कांग्रेस, फिर प्रखंड अध्यक्ष, NSY में भी थे, फिर आदिवासी छात्र संघ में भी थे। तो उसमें भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो कॉलेज के दौरान ही आदिवासी छात्र बिल्कुल वो कॉलेज के दरमियान ही मैं आदिवासी छात्र संघ से जुड़ा हुआ था। उसके पश्चात फिर NSY से जुड़ा। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख संगठन हैं उससे जुड़ा। तो यह बड़ा उतार चढ़ाव। मुझे याद है कि हमारे गांव में बिजली नहीं था, हमारे गांव में सड़क नहीं था, हमारे गांव जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उससे जूझता था। उसको धीरे धीरे करके प्रशासनिक अधिकारियों से मिल करके, सरकार के कुछ लीडर से मिल करके फिर उसको समाधान किया। तो निश्चित तौर से एक अनुभव जो रहा। इसीलिए आज भी अगर मैं कोई भी चीज़ को सोचता हूँ तो गांव के स्तर पे जो निचला पायदान है उसको देख करके सोचता हूँ कि मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या चाहता। तो लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। लोगों का जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोड, नाली, पानी, बिजली, चिकित्सा, अगर ये सब आप अगर छोटे स्तर पे भी अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो लोगों की संतुष्टि है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कोई भी काम, जैसे कहीं पे किसी का रोड एक्सीडेंट होता है तो उसका फास्ट एड पहले कराया जाता है। तो मैं प्रयास करता हूं कि कोई भी समस्या को अगर लोग ले करके आए हैं तो त्वरित राहत कैसे मिले। उसके बाद में जो कानूनी दांव पेच है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, अधिकारियों का सुनवाई है, उसके बाद में होता है। तो निश्चित तौर से एक ज़मीन को समझने का अवसर मिला। ग्राम प्रधान में पंचायत समिति का मेंबर रहा, उप प्रमुख का चुनाव लड़ा, उसमें मैं हेड टेल में हार गया। जिला परिषद का मेंबर रहा, उसमें जो है कि मैं जिला परिषद का चेयरमैन में फिर हार गया। फिर उसके बाद में फिर विधायकी का चुनाव लड़ा, 2 बार पार्टी ने अवसर दिया। हमारी जो पार्टी थी, हमारे क्षेत्र से 30,000 ही हमको समर्थन 2014 में मिला था। 65,000 का गैपिंग था, 65,000 से पार्टी हारी थी। उसको कवर करते हुए फिर 6,000 से 2019 में जीतता हूँ। फिर जनता का प्रेम 2024 में भरपूर मिला। जनता ने तकरीबन 30,000 मतों से
चूँकि शहर का पार्ट है, हमारे यहाँ पे विधानसभा भी है, हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी है, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, गांव है, जंगल है, तमाम चीज़ का समावेशी, हर जात हर धर्म के लोग रहते हैं, उसमें अपना तालमेल रखना और उस बीच में 30,000 का मार्जिन देना निश्चित तौर से मैं खिजरी विधानसभा का आभारी हूँ। और हमारा एक दिनचर्या है कि भाई लोगों से आम बन करके हम जीने का प्रयास करें नहीं जरूर और अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करें। आम लोगों से जब आप मिल लीजिएगा, काम 100% नहीं होता है, लेकिन अगर आप 70% भी जनता का काम करा देते हैं तो एक आत्मसंतुष्टि होता है कि भाई हाँ, जहाँ टेक्निकल है वहाँ पे नहीं होता है, बाकी तो जहाँ टेक्निकल नहीं है वहाँ पे प्रयास होता ही है। तो निश्चित तौर से संघर्ष, अपनापन, सम्मान से भरा हुआ जीवन है। तो सर एक आप तो किसान परिवार के थे और आपकी माँ चाहती थी कि आप गवर्नमेंट सर्विस, शायद मैं अगर समझ जान रहा हूँ कि आपने जेपीसी का भी मेन क्लियर किया था। देखिए एक चीज़ है, मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने MER भी क्वालिफाई किया, माँ नहीं जाने दी। हाँ। माँ नहीं जानती क्योंकि नेवी का जॉब में वो पानी के बीच में रहना पड़ता है, नहीं अलाउ नहीं की। फिर मैंने थल सेना भी क्वालिफाई किया, तो थल सेना में भी माँ का ये था कि नहीं कोई अधिकारी बनो या कोई सिविल सर्विसेज करो। फिर 2001 में मैंने लखनऊ रेलवे निकाला, तो लखनऊ रेलवे में भी वो हमारे हमारे राजनीतिक गुरु हैं सावना लकड़ा जी, पूर्व विधायक थे, अभी नहीं है। उन्होंने एक लाइन कहा कि भाई समाज को भी देखने वाला आदमी चाहिए। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं फिर उस ओर मैं नहीं गया। फिर उसके बाद में माँ बाप की नाराज़गी कि आपको पढ़ाया लिखाया कि एक अच्छा अधिकारी बनोगे। गांव से हमने शहर में पढ़ने के लिए गया, कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, ना रोड था, ना बिजली थी, लालटेन युग में भी मैं पढ़ा। और उसके बाद में फिर जेपीएससी लिखा तो उसमें उत्तीर्ण हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट जेपीएससी विवादों का घर रहा। विवादों का घर रहा। तो मुझे लगा कि हम अगर नौकरी करते हैं तो अपने लिए करते हैं और अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत थोड़ा बहुत वो तो करते हैं और बहुत ज़्यादा हो तो अपने आस पड़ोस के लिए थोड़ा बहुत आप कर पाते हैं अगर बढ़िया ऑफिसर बनते हैं तो। लेकिन आप राजनीति में पूरे समाज के लिए आप लड़ सकते हैं, पूरे समाज को आप एक लाइन रास्ता आप दिखला सकते हैं। तो ये सुकून है निश्चित तौर से। आज कभी कभी ये एहसास होता है कि एक अच्छी नौकरी थी, रेलवे की भी एक बहुत अच्छी नौकरी थी। मुझे लगता है कि आज सैलरी नहीं भी तो नहीं, मुझे लगता है कि सब कुछ मिला उला करके 1.5 लाख के आसपास में मिलती तो एक इत्मीनान जीवन अकेले के लिए वो पैसा भी काफ़ी था। लेकिन वो जीवन फिर सिंगल के लिए, अपने परिवार के लिए होता, वो समाज के लिए नहीं हो पाता। फिर आप सरकार के जब नौकर हैं, सरकार के अधिकारी हैं, तो आपका जो टास्क है सरकार का जो इम्प्लीमेंट करना का जो ये रहता है आप उसी को करिएगा, उससे ज़्यादा आपको नया नहीं। लेकिन मैं खेती गृहस्थी, मैं खेत खलियान का, देखिए मैं हल भी चलाता हूँ, सब कुछ उसमें खेत कैसे तैयार करना है, कैसे बीजा लगाना है, कैसे बिचड़ा लगाना है, कैसे उसको रोपना है, सब्जियां कैसे लगानी होती है, कब कब लगानी होती है, उसको साफ मतलब समतल। देखिए 2-3 प्रकार हल, एक जोता जाता है, एक उसको मिरियाना हम लोग कहते हैं, मिरियाना होता है, एक होता है काढ़ा करना होता है जिसको पट्टा मारना होता है, उसको खेत तैयार। तो मुझे सारा चीज़ चाहिए। मैं, आप यकीन नहीं करिएगा, मैं धान भी ढोता था, तो मैं वो जो पहले हम लोग मोरा बांधते थे, धान को मोरा बांधते, मैं मोरा का जो
बिरनी है, बिरनी बनाने भी जानता था, रस्सी बनाने भी जानता था, मैं उसको बांधने भी जानता था। हाँ, लेकिन अब छूट गया है, क्योंकि अब जिस काम, अभी जैसे मैं स्टूडेंट था तो मैंने कहा कि भाई मैं जेपी से भी क्वालिफाई किया, लेकिन अभी अगर आप मुझे बैठाएंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स मेरे पास में नहीं है और किताब से थोड़ा दूरी बना है, तो ये रहता है। तो उसी प्रकार से जैसे खेत खलियान से डायरेक्ट था तो हर काम कर, लेकिन अभी कराओगे तो मुझे एक साथी की आवश्यकता पड़, लेकिन कर लूँगा। तो ये है अनुभव। तो निश्चित तौर से एक बड़ा मज़ेदार संघर्ष भी है, मज़ेदार संघर्ष भी है। घर का कोई बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। अरे कहीं पे हमारे घर में इक्के दुक्के ही बड़े अफसर होंगे हमारे खानदान परिवार में से, इक्के दुक्के, नहीं तो कुछ लोग रेलवे में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, सेना में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि कोई IAS IPS गजेस्टेड ऑफिसर, तो ये नदार बड़ा एक दो इक्के दुक्के ही मिलेंगे। तो उस बीच में एक आम जीवन से लेकर के आप समाज को एक लीड करना, समाज का विश्वास जीतना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, आपने सरना कोड के लिए, डोमिसाइल के लिए बहुत सारा, और आपके साथ सर वो बंदूक तिरकी भी, चमरा लिंडा भी थे, लेकिन जो वो मुकाम नहीं पा रहे हैं उससे ज़्यादा कहीं आपका, जैसे और क्षेत्रों में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी आपको बहुत ज़्यादा आशा रखती है आपसे, आपको बहुत जगह प्रभारी बनाया गया, बहुत जगह इलेक्शन में, तो इस पर क्या कहेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने ग्राम प्रधान किया, ग्राम प्रधानी किया, तो मुझे ग्राउंड पता होता है कि क्या है, मुझे ग्राउंड पता है। सिर्फ अपने क्षेत्र की, कहीं भी जाइएगा सबकी सेम परिस्थितियाँ होती हैं। मैं पंचायत समिति रहा तो ब्लॉक से कैसे काम निकला जाता है मुझे पता है, ब्लॉक को कैसे हैंडल करना है। जिला परिषद रहा तो जिला से योजनाएं कैसे लाई जाती हैं, ये भी मुझे जानकारी। दूसरा चीज़ है क्या कि आप जब इन तमाम चीज़ों को अगर जानिएगा तो आप में वो करने का इच्छा होगा। अगर आप वो चीज़ नहीं करिएगा तो आपको लगेगा कि फिर मैं राजनीति क्यों कर रहा हूँ। अगर लोगों के जरिए मैं सुविधा मुहैया नहीं करा रहा तो फिर राजनीति क्यों कर रहा हूँ, आपको अंदर से ऐसे लगेगा। तो राजनीति करने के लिए केवल रोड नाली पुल पुलिया नहीं है, राजनीति करने के लिए नीतियों को भी बनाना पड़ता है। आपको ग्रास रूट में जो ज़रूरतें हैं उसी को नीतियों के रूप में आपको परिवर्तित करना पड़ता है। देखिए, आपने कहा सरना कोड की, तो मैं एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि सरना कोड इसीलिए आवश्यकता है आज के तारीख में कि अगर आप सरना कोड नहीं दीजिएगा तो ट्राइबल का जो अस्तित्व है, ट्राइबल का जो भाषा है, ट्राइबल का जो कल्चरल है, ट्राइबल का जो खान पान में उसका सांस्कृतिक जीवन उसी में आ जाता है, उसका जो सोचने समझने उसकी इच्छा, तो हुकूमत ये होनी चाहिए कि उनके अनुरूप आप नीतियाँ बनाएं, समाज के अनुरूप नीतियाँ बनाएं। आप अपने अनुरूप नीतियाँ ना बनाएं, समाज के अनुरूप नीतियाँ बनाएं। तो सरना कोड के हो जाने से आदिवासी समाज बचेगा। आज मैं निश्चित तौर से एक बात राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसीलिए राहुल गांधी जी का आभार, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ इसलिए नहीं, मैं इसीलिए राहुल गांधी का और पूरा आदिवासी समाज राहुल गांधी का इसीलिए आभार व्यक्त, कम से कम उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता को द्रविड़ियन सभ्यता कहा जाता है, हमारी सभ्यता को आप सैंडो सभ्यता कहा जाता है, हमारी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो हमारी सभ्यता हमको आर्य और अनार्य में बांटा गया। तो अनार्य किसको बोला? हमको बोला। अनार्य हम चूँकि हमारा पूजा पाठ विधि थी, हम बलि प्रथा में विश्वास करते हैं, हम मांसाहार हैं, तो आर्य मांसाहार नहीं रहा, अनार्य मांसाहार रहा। देखिए, और मैं समझता हूँ इस बात को मैं पूरे शिद्दत के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों में जो राक्षस प्रवृत्ति जो कहा गया, जो मांस खाने वाले लोगों को ही राक्षस प्रवृत्ति, क्योंकि हम जंगल में रहते थे, हमारे पूर्वज जंगल में रहते थे, तो जंगल में पहाड़ पठार तमाम चीज जानवरों से युद्ध करना था।
जंगल साफ करके आपको खेती करना था, तो उसके लिए बलिष्ठ होना आपका आवश्यकता था। तो देखिए, मांसाहार जो खाए तो वो अनार्य थे। अनार्य कोई राक्षस कहा गया, राक्षस प्रवृत्ति कहा गया। लेकिन आज के तारीख में मैं समझता हूँ कि राहुल जी कम से कम इस बात को बोले कि ये देश के मूलवासी हैं जी, ये देश के मूलवासी हैं, इनकी सभ्यता एक अपनी है। इसीलिए मैं उनको इस बात से मैं बड़ा अंदर से राहुल जी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि कम से कम इन्होंने इस बात का जिक्र किया। दूसरी ओर अगर हमारी एक अपनी व्यवस्था है, अगर हम दूसरे व्यवस्था से अपने आप को सम्मिलित करते हैं तो हमारे पास में मंत्रोच्चारण नहीं है। आदिवासी मतलब उनकी एक अपनी भाषा है, फिर हम मंत्रोच्चारण कैसे करेंगे? फिर बाकी चीज में तो प्राण प्रतिष्ठा है ना, तो उसमें मंत्रोच्चारण है। और आदिवासियों में है क्या कि उनकी एक, अब चाहे संथाल को देख ले उनकी अपनी भाषा है, मुंडा को देख ले उनकी अपनी भाषा है, आप उरांव को देख ले कुरुक उनकी अपनी भाषा है, खड़िया को देख ले उनकी अपनी भाषा है। तो सबकी एक अपनी अपनी भाषा है। हो को देख ले आप, उनकी अपनी भाषा है। तो उस भाषा में फिर मंत्रोच्चारण और ये जो है ना उनका जो अपना भाषा में फिर विभेद हो जाएगा। तो आपको बचाने के लिए उनको शरणाकोट तो देना ही पड़ेगा। और मैं मुखर होकर के कहता हूँ कि यहाँ इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन बनिस्बत देखिएगा कि कुछ लोग जो है कि हमको समाप्त ही करना चाहते हैं। कुछ लोगों को हमको शरणाकोट नहीं दे करके हमको अगर सम्मिलित कर दीजिएगा तो हमारी सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी, हमारा भाषा ही समाप्त हो जाएगा, हमारा जो है ना कल्चर है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इसीलिए मैं शरणाकोट पे भी बड़ा मुखर होकर के मैं बोला माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार निश्चित तौर से, और तमाम विधायकों का, इवन कि सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक भी। लोग अंदर खाने कुछ करे, कलम में कुछ अपना कर ले, लेकिन पब्लिक डोमेन पे तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि हमको शरणाकोट नहीं देंगे। भले मोहन भागवत आकर के ये कह दे कि भाई ये शरणाकोट की कोई आवश्यकता नहीं है, शरणाकोट की आदिवासियों का आवश्यकता नहीं, उन्होंने ये कहा। लेकिन आपके सोच के आधार से आदिवासी समाज तो नहीं चलेगा ना। आदिवासी समाज अपने सोच के आधार से चलेगा। मैंने कहा उसका भाषा छीन हो जाएगा, उसकी सभ्यता छीन हो जाएगी, उसका खान पान पे अंतर हो जाएगा। तो इस भौतिकवादी युग में फिर वो संघर्ष में वो पीछे हो जाएगा। तो उसकी सभ्यता जब नष्ट हो जाएगी तो आदिवासी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए शरणाकोट की आवश्यकता है। सर, हाल के दिनों में जो विधानसभा जो सत्र चल रहा था, आपने पूरा मुखर होकर एचईसी का जो जमीन जो किस तरह से एनआईसी जो है किस तरह से 2 नंबर कर रहा है, उस पर आपने क्वेश्चन उठाते, क्या है सर ये मामला? देखिए, जमीन तो हमारा है, ये सरकार अगर उस पर सरकार के अधिकारी कोई भी सरकार हो अगर सभ्यता हमारा अस्तित्व पे छेड़छाड़ करेंगे तो आवाज़ उठती है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। 2014 में रघुवर दास जी के पीरियड में पूरे आपके जो दस्तावेज हैं पहले लिखित में हुआ करते थे, पेपरलेस के फेर में आप उसको कंप्यूटर से जोड़ दिए। अब कंप्यूटर में है क्या कि आपका ज़मीन है, मान लीजिए आपके बाप दादा का ज़मीन है 50 एकड़, एनआईसी को घुसा दिया किसी और का नाम को, सीएनटी की जमीन है उसमें किसी जनरल का नाम घुसा दिया, आपको 0-0 करा दिया, उसमें पैसा ले रहा और आपको पूरा उड़ा दे रहा है, पूरा साफ कर दे रहा है, साफ कर रहा है। जी। तो एनआईसी तो जो पाप कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि एनआईसी जो है झारखंड को बर्बाद कर रहा है अगर हम उस पर अंकुश ना लगाएं तो। और मेरा समाज रहेगा, मेरा गांव घर रहेगा, तभी तो मैं रहूंगा। जी। मैं अकेले बड़ा हो करके मैं अकेले विधायक बन के क्या करूंगा, मैं अकेले मंत्री बन के क्या करूंगा। समाज का रहना चाहिए, मेरा समाज भी रहना चाहिए। और आज के तारीख में एनआईसी समाज कब रहेगा, जब आपका जमीन रहेगा।
आपका जमीन रहेगा तभी तो उसमें गांव बसेंगे, समाज रहेगा। तो आप तो जमीन पे ही हेरा फेरी छेड़छाड़ कर दिए हैं, कैसे होगा? दूसरी चीज है कि जो एचईसी का जो जमीन है हमने लिया देश के विकास के लिए, हमारे पूर्वजों ने लिया देश के विकास के लिए। सिर्फ एचईसी की बात मैं नहीं करता हूँ, हर जगह की बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे सर पुलदार में भी है, आपका कहीं भी जाइए, कांके में सर, पिठोरिया मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। मैं एचईसी की बात कर लूँ, जमशेदपुर की बात कर लूँ, मैं बोकारो स्टील प्लांट की बात कर लूँ, कहीं भी बात कर लूँ, रैयतों ने जमीन आपको दिया। चलिए बोकारो तो कंटिन्यूअस चल रहा है, विस्थापितों को वहां पे नौकरियां भी मिल रही है। जमशेदपुर में टाटा भी चल रहा है, जी। वहां भी कमोबेश नौकरियां मिल रही, लेकिन एचईसी तो नहीं चल रहा है ना। तो एचईसी नहीं चल रहा है तो हमारा भूमि अधिग्रहण 2013 कानून क्या कहता है? नहीं चल रहा है तो जमीन वापस करो किसान। तो आप उस जमीन को अगर दूसरे के नाम से ट्रांसफर करिएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा कि जनप्रतिनिधि होना, मैं जनप्रतिनिधि कोई हामी भरने के लिए नहीं गया। मैं अपने समाज की, यहाँ के मूल बासिंदों की हक हुकूक की मैं बात करूंगा। विश्वास के साथ मुझे विधानसभा अपनी बातों को रखने के लिए उन्होंने भेजा है। आज आप बता दें कि एचईसी विस्थापन के टाइम में उसको विस्थापित करके बसाया गया। अगर उस जमीन को आज की तारीख में एनआईसी से छेड़छाड़ करके अगर उसको गलत अगर लोग साबित करेगा तो यहाँ तो फिर संघर्ष होना लाजमी है। उसी प्रकार से एचईसी का जो खाली प्लॉट है, सरकार की तो है नहीं, आज भी मैं नहीं मानता हूँ सरकार के, जो कोई कुछ कह ले, सरकार की मैं नहीं मानता हूँ, वो किसानों का है। तो मेरा मानना है कि अगर वो विस्थापित हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूँ, हमारी सरकार संवेदनशील भी है उस दिशा में। जब चंपाई सोरेन जी हमारे कल्याण मंत्री थे तो हजारीबाग में कुछ लोगों को पट्टा दिया गया, तो उसी तर्ज पे मैं चाह रहा हूँ कि एचईसी का भी आप पहले उसका सर्वे करा लें, रिपोर्ट तैयार कर ले, और जो मूल विस्थापित हैं, आपके पास में रिपोर्ट है, मूल विस्थापित को आप जो है जमीन उनके आशियाना के लिए, उनका सर छुपाने के लिए आप दीजिए। दूसरा चीज है कि उस प्रांगण में जितने भी काम है, चाहे वो माननीय न्यायालय हो हमारा, चाहे वो हमारा विधानसभा हो, जितने भी इंडस्ट्रीज लगते हैं, जितने भी उद्योग लगते हैं, जितने भी ऑफिसेस खुलते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में उन विस्थापितों को दीजिए जिन्होंने आपको वहाँ पे बैठाया है। हमारा एकदम सीधा यही डिमांड है। सर एचईसी के अलावा और सब एरिया में जैसे देखा जा रहा है, नगड़ी हो गया, बुंदार हो गया, पिठोरिया हो गया, सुगुरुट्टू हो गया, वहाँ भी आदिवासी के जमीन को लूट एक तरह से समझिए। देखिए दो चीज है, या रांची जो है, रांची में 70% आदिवासी लैंड है जी, हाँ। तो ये रांची बस रहा है, फिर कैसे बस रहा है? जाहिर सी बात है कि सीएनटी का उल्लंघन हो रहा है। तो हम आदिवासी की रक्षा की बात करें, सीएनटी की रक्षा ना करें तो आदिवासी कहाँ बच पाएगा? सीएनटी में सिर्फ आदिवासी नहीं है, यहाँ शेड्यूल कास्ट भी है, यहाँ कुर्मी कम्युनिटी भी है। कुर्मी कम्युनिटी का जो है जमीन सीएनटी में है, शेड्यूल कास्ट का जमीन सीएनटी में है, और ट्राइबल का जमीन सीएनटी में है। तो इनको तो आपको रक्षा करना पड़ेगा ना। कौन करेगा? सरकार नहीं करेगा तो हमारे देश पर। और जो सादा पट्टा में बैठ रहा है, मतलब गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन करके वो लोग बैठा है, तो उसके साथ सहानुभूति कैसा? आप एक साइड में कहते हैं कि हम कानून राज लागू करेंगे, और दूसरे साइड में अगर न्याय नहीं दीजिएगा तो फिर कानून राज तो आया नहीं ना। कुछ लोगों के लिए केवल कानून का राज केवल मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा से नहीं है। अगर किसी आप तो इसको मतलब मीठा कत्ल कर रहे हैं ना। किसी का जमीन लेना है तो उसको मीठा कत्ल भी कर दिए, और आप छीटा भी नहीं लेना चाहते। जमीन ले ली है तो इंडायरेक्टली तब उसका कत्ल ही कर दिए ना। तो हमारा कहना है कि जो सीएनटी का जमीन है, सीएनटी के लोगों को, ताकि गांव रहे, सभ्यता बचा रहे, इसीलिए मैं हमेशा से ही लैंड के बारे में विधानसभा से लेकर के पत्रकार से लेकर के रोड तक मैं इस बात को कहता रहता हूँ। सर जैसे हमारा जो सीएनटी एक्ट है,
इससे पहले जैसे पाहन का जमीन है वो पाहन ही लेगा, हुरेरी है तो वही लेगा ना, इसी तरह से एक बना हुआ था। लेकिन आज सीएनटी के करने का मतलब है कि सीएनटी में ट्राइबल जमीन को ट्राइबल ही ले सकता है। हाँ जी, ये है। पहनाई जमीन तो बिकना ही नहीं है, बिहारी जमीन तो बिकना ही नहीं है, वो भूत खेता जमीन तो बिकना ही नहीं है, ठीक है ना। हमारा हनगढ़ी जमीन तो बिकना ही नहीं है, लेकिन आज लोग उस पर अतिक्रमण किया है, कहीं उससे दोराया नहीं है। उसी की तो मैं बात करता हूँ कि भाई ये जो सामाजिक धरोहर की चीज है उसका अतिक्रमण कैसे हो रहा है। दूसरा चीज है शेड्यूल कास्ट की जमीन को शेड्यूल कास्ट को ही लेना है, कुर्मी की जमीन को कुर्मी को ही लेना है। तो कम से कम ये व्यवस्था अगर नियम पूर्वक हो जाए तो कम से कम इनकी आबादी तो सुरक्षित रहेगी ना। इनकी आबादी को बचाने के लिए आपको कानून का पालन तो कराना पड़ेगा। तो इसीलिए देखिए आज गंभीर है सरकार, मैं उस दिशा में भी लगा हुआ हूं कि जल्द से जल्द सरकार लोगों को सादा पट्टा से निजात दिलाए। कुछ आदिवासी ब्रोकर ही, आदिवासी समुदाय के कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो चंद रुपयों के चलते लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करे। सरकार कहती भी है कि हम डिबार कराएंगे, हम लिस्ट बनाएंगे जो इस प्रकार के तो आप करिए ना, कौन मना कर रहा है। सरकार को, हमारा पुलिस प्रशासन को इसमें करना चाहिए कि वह जमीन का अवैध काम कौन कर रहा है। इसको तो मैं अवैध ही मानता हूँ ना, अवैध काम कौन कर, लिस्ट बनाइए, उनको फिर नोटिस करिए और उनको वार्निंग क्या देना है, उनके ऊपर कार्रवाई करिए, एकदम सीधा सीधी मान। हाँ, लेकिन जब कोई ट्राइबल टू ट्राइबल बस रहा है तो मैं उसमें नहीं कहूँ, जनरल में अगर कोई बस रहा है तो मैं उसमें नहीं कहूँ, लेकिन शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल और जो कुर्मी की जमीन है कम से कम उसमें इसी समुदाय के लोगों को उसका हक दिलवाना चाहिए। सर थोड़ा हट के कुछ आपका सेट का मूवमेंट का थोड़ा मैं जिक्र करूँगा। 15 अगस्त सर आप झंडा नहीं फहराते? नहीं, अब एक आध जगह झंडा फहराता हूँ। ऐसा क्या था जो कि नहीं एक आध जगह कुछ ऐसा आया है कि झंडा फहराते फहराते आपको कुछ ऐसा न्यूज मिला था? नहीं, एक आध तो झंडा तो राष्ट्रीय झंडा है, मैं सल्यूट करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ हमारे जितने भी पूर्वज जो हैं हमारे, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई, उनको नमन, उनको तिरंगे को सल्यूट करने के बाद में मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ। एक बड़ी हादसा हमारे परिवार में हुई थी कि हमारी जो धर्मपत्नी थी सीमा, वो उसी दिन उनका मैं झंडा फहराने के लिए गया हुआ था। मैं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में था, उसी बीच में टेलीफोन आता है कि इस प्रकार से। तो मन आज भी व्यथित है, आज भी बड़ा छोटा होता है। तो उस दिन में मन छोटा हमारा रहता है, थोड़ा निराश, थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा मन बोझिल सा रहता है। इसीलिए एक आध सल्यूट मारने के बाद में बहुत भागम भाग का उस दिन तक प्रोग्राम को समाप्त कर देता हूँ। यही है मूल कारण। सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहिए कि आपका थोड़ा सोनाराम मुंडा जो थे यहाँ के विधायक, उससे ज़्यादा नज़दीक भी थे और ज़्यादा उनसे आप खाना लगा थे। हाँ नहीं, बिल्कुल मेरे गुरु थे वो, मेरे मैं तो राजनीति में आना ही नहीं चाह रहा था, मैं तो आता ही नहीं। लेकिन सारे लोग चूँकि स्टूडेंट संघर्ष किया था, आदिवासी छात्र संघ से, वो भी झारखंड आंदोलन से पूर्व की बात है, झारखंड बनने के पूर्व की बात है। NSY में मैं रहा, तो जैसी बात है, सोचते सोचते जब आप आंदोलन करिएगा तो आप एक वक्ता भी हो जाते हैं। तो लोग सुनते थे और इस क्षेत्र में उनको एक चेला की आवश्यकता थी, तो मैं लोगों को कलेक्ट करता था। तो उनको अपेक्षा से ज़्यादा मैं मतदान करवाता था उनके समर्थन में। तो उनको लगता था कि इस लड़का में कुछ है, तो उसी को लेकर के धीरे धीरे करके राजनीति में अभी जो है हमारे साथी विधायक हैं कांके, हाँ, हम लोग क्योंकि एक ही जगह से हैं दोनों, तो दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, तो राजनीति में हमसे पहले आए। तो वो भी कार्यक्रम में कई एक बार साथ में हम जा रहे हैं स्टडी रूम पढ़ने के लिए, और वो बोल दिए कि आंदोलन में ले गए या कहीं धरना प्रदर्शन में ले गए या कोई राजनीतिक कार्यक्रम में ले गए।
ये भी चलता था, पढ़ाई भी चलता था, और सावना लकड़ा का उनके लिए तो शुरू से ही उनका काम करता रहा। अगर देखा जाए तो उन्होंने ही मुझे राजनीति पे लाया और मैं निश्चित तौर से आज सावना बाबा को नमन करता हूँ, जोहार करता हूँ। भले राजनीति खटास रहे उनके साथ, हमारे राजनीति खटास रहे या जो रहे, लेकिन मैं हमेशा से उनका मार्गदर्शन लेता रहा। और मरने से पहले उन्होंने मुझे रिम्स में जब वो एडमिट थे तो एक बात का उन्होंने कहा था कि बेटा जाओ, लोगों को, क्षेत्र को संभालो और लोगों के लिए काम करो। ये उनका सप्ताह मरने से 15 दिन पहले का ये घटना है। तो आज भी मुझे याद है, वो क्षण याद है कि किस प्रकार से उनका एक मार्गदर्शन था। आज भी मेरे मन मस्तिष्क में उनके काम करने का तरीका, मैंने काफ़ी दिन तक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी के साथ में भी काम किया। उनका भी जो स्टाइल था, राजनीति का स्टाइल, सावना लकड़ा के राजनीति का स्टाइल, तो ये तमाम चीज़ों का जो समावेशी जो होता है, अगर आप उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ अच्छा होगा, जो अच्छा के लिए होता है, समाज के लिए होता है, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलती है। और आज बहुत सारा अनुभव के साथ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब तो जब तक जीवन है लोगों के लिए ही जीना है, जब तक जीवन है राजनीति ही करना है, और जब तक जीवन है लोगों के लिए लड़ना भी है और उनको हक भी दिलाना है, उनके लिए नीतियाँ भी बनानी है। सर, अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या कांग्रेस और जेएमएम ठीक ठाक है? हाँ, निश्चित तौर से ये नहीं, देखिए एक चीज़ है, आपको ऐसे समझना है, एक परिवार है जिसमें 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, तीनों का अपना अपना घर परिवार है, लेकिन कोई भी चीज जो है उसमें सामूहिकता होती है। जब घर चलाना होता है तो उसमें सामूहिकता होती है, लेकिन अगर वो हल्का फुल्का अगर किटिर पिटिर हो गया, हल्का फुल्का अगर कहा सुनी हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि उनके बीच में पारिवारिक संबंध टूट गए। तो वैसे ही हमारा अलायंस भी है, चूल्हा अलग अलग है, लेकिन आंगन हमारा, सोच हमारा, और पूरे रिश्तेदारों को, पूरे समाज को एक साथ में 3 भाई जिस प्रकार से अब संभालते हैं, उसी प्रकार से राज्य को हम लोग मिल करके अलायंस संभालने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई किटपिट नहीं है, कहीं कोई तकरार नहीं है। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ आने वाले दिनों में देखिए, हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कारण है इनको हटाने का? कोई कारण है क्या? जनता के लिए जितना पॉलिसी वो लेके ला रहे हैं, लेकिन सर कांग्रेस में तो हानि हो रहा है सर। कांग्रेस को नहीं, दिनों में जैसे हुआ या नहीं, इसको हानि नहीं बोला जाता है। उसमें तो हार जीत तो लगी होती है, पार्टियों का हार। हमारा सीट शेयरिंग है, हम जितना सीट पे लड़ते हैं हम तो लड़ते ही है ना, हम जितना सीट पे लड़ते हैं लड़ी रहे, जेमें जितना सीट पे लड़ती है। इसलिए कर रहा हूँ सर कि कांग्रेस के बहुत सारे योगेंद्र साहब भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो दूसरा चीज है। संघर्ष में मैं भी हर काम सरकार से मांगता हूँ, मुझे भी नहीं मिलता है जी। मैं तो वो उनका एक संघर्ष है, उनका क्षेत्र का भी संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी भी उसमें उसका समर्थन, क्योंकि हमारे राहुल गांधी विस्थापन के खिलाफ है, तो हम उसमें भी उनके साथ में है। तो सरकार के साथ में हम उसको वार्ता कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से इसका हल निकाला जाए। ये जो हमारे राजू सर, इन्होंने सिर्फ ये नहीं बोलूँगा, ये पत्रकारों के हित के लिए भी विधानसभा में आवाज बुलंद किए हैं। जैसे पत्रकार सुरक्षा कानून आदिवासी के लिए और आपका सरना कोड के लिए, और जितने तमाम सब के लिए वो लड़े हैं, लेकिन एक साथ एक जो होगा कि पत्रकारों के लिए भी लड़े हैं। आज बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, और इनसे जो आपने सुना, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि इनकी जिंदगी कैसी रही है, इनकी जिंदगी कैसा संघर्ष रहा है। कभी सेंट जेवियर कॉलेज में, कभी आदिवासी छात्र संघ, कभी कभी आपका आदिवासी का जो क्षेत्र रहा,
खिजड़ी का अलावा ये रांची मैं तो बोलता हूँ, मैं इसका गवाह हूँ कि ये सिर्फ खिजड़ी के लिए भी नहीं लड़ते हैं। कुछ आदिवासी का प्रॉब्लम था जमीन का, जो कि मैं इनके पास आया था, उनको भेजा था, इन्होंने सॉर्ट आउट किया था। बहुत सर आप हर समय यहाँ के जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं, सबके लिए आपने आवाज बुलंद किया, आपने उस काम किया, उसके लिए हम भी आपके लिए आपका शुक्रगुजार है सर। ऐसे करते रहिए, आगे बढ़िए, और हम लोग चाहेंगे, हमारा टीम चाहेगी, हमारे पत्रकार संगठन चाहेगा झारखंड का पूरा, कि आप सिर्फ विधायक नहीं, हम लोग को इच्छा है कि आप और ऊपर जाइए और कुछ अच्छा जो कि आपके हाथ में वो पावर है, और आप जनता के लिए कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।